Hello, listeners. Welcome to a new episode of the Good Talk podcast. मैं आपके होस्ट में हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। और हर हफ्ते की तरह वी आर बैक विद अ न्यू टॉपिक टू टॉक अबाउट जिससे रिलेटेड कुछ स्टोरीज, कुछ एडवाइस, कुछ एडवेंचर्स हम आपसे शेयर करेंगे। आज का एपिसोड इज इन द फॉर्मेट ऑफ एन इंटरव्यू। हमारे प्रीवियस एपिसोड्स की तरह इसमें भी बहुत सारी गुड टॉक्स तो हैं, बट इसके अलावा आई वुड इंटरव्यू सागर ऑन हाउ टू गेट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। हम बात करेंगे कि कैसे आप ज़्यादा फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, आप कैसे बेटर वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं, एंड बहुत सारे एरियाज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट। बिफोर दैट, मैं अपने सभी लिसनर्स को बताना चाहता हूँ कि आप अपने फीडबैक, कमेंट्स या क्वेश्चंस हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। टू डू दैट, सिर्फ हमें एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए ऑन 8889460888। इससे पहले कि हम आगे बढ़े चर्चिल, लेट्स टॉक अबाउट कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों जरूरी होता है। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न अ लैंग्वेज प्रॉपर्ली, और आप क्लियर कम्युनिकेशन को सीखकर क्या फायदा अपनी लाइफ में डिराइव कर सकते हैं। सागर, इंग्लिश हो या कोई और लैंग्वेज हो, इफेक्टिव कम्युनिकेट करना बहुत ही वाइटल स्किल है। और इसी की इंपॉर्टेंस और इससे होने वाले डिफरेंस को दिखाने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट पे एक बेगर बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक बोर्ड था जिस पे लिखा था, आई एम ब्लाइंड, प्लीज हेल्प। सो जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ लोग आ रहे थे और उसकी मदद कर रहे थे और कुछ कॉइन्स उसको देके जा रहे थे, बट उन कॉइन्स की क्वांटिटी बहुत कम थी। फिर वहां से एक यंग पर्सन निकला और उसने देखा कि ओके, इस बेगर के बोर्ड पे लिखा हुआ है, आई एम ब्लाइंड, प्लीज हेल्प। और उसे लगा कि उसे इस बेगर की हेल्प करनी चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग द बेगर सम कॉइन्स, उसने उसके बोर्ड को लिया और उस पर कुछ चेंज कर दिया। एंड जब उसने उस बोर्ड पे लिखा हुआ मैसेज चेंज कर दिया, सडनली उस बेगर को पहले से काफी ज्यादा कॉइन्स मिलने लग गए। लोग उसे ज्यादा नोटिस करने लग गए। क्या आप क्यूरियस है जानने के लिए कि उसने नया मैसेज जो उस बेगर के बोर्ड पे लिखा था वो क्या था? यस, बिल्कुल। उस पर्सन ने उस बेगर के बोर्ड को लिया और उस पे आई एम ब्लाइंड, प्लीज हेल्प को चेंज करके लिख दिया, टुडे इज अ ब्यूटिफुल डे एंड आई कैन नॉट सी इट। इन दोनों केसेस में जो मैसेज कम्युनिकेट हो रहा था वो सेम था, बट किस तरीके से वो मैसेज बोला जा रहा है और किस तरीके से वो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। एंड यही इंपॉर्टेंस होती है इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की। अगर आप अपनी बात प्रॉपर तरीके से एक्यूरेटली और क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हैं, सो आपके मैसेज रिसीव होने में बहुत डिफरेंस हो जाता है और आपकी लाइफ में उसके बहुत पॉजिटिव बेनिफिट्स आते हैं। ये बेनिफिट्स हमारी पर्सनल लाइफ में तो आते ही हैं, जहां हम देखेंगे कि अगर हम अपनी बात क्लियरली बता पा रहे हैं और उसी तरीके से बता पा रहे हैं जैसे हम इंटेंड करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आते हैं। हम देखेंगे कि प्रोफेशनल लाइफ में भी इसके बहुत एडवांटेजेस होते हैं। किसी भी जॉब इंटरव्यू को क्रैक करने की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इनफैक्ट जॉब सीकर्स की सबसे टॉप रिक्वायरमेंट सॉफ्ट स्किल्स में भी यही होती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है। सो यही सभी कुछ दिखाता है कि अपनी बात को क्लियरली, एक्यूरेटली और जैसे आप इंटेंट करते हैं वैसे बता पाना इज अ वेरी वाइटल स्किल। फॉर मी चर्चिल, आई थिंक इट इज ऑल अबाउट लीविंग अ ग्रेट इंप्रेशन। अगर आप क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, वेदर दैट इज इन इंग्लिश और हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज, तो अपने आप ही आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा बनता है। एक तरह से ये बहुत ही अच्छी मार्केटिंग डिवाइस है कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, तो भी उसके बारे में अगर आप कुछ देर बोल सकते हैं बिल्कुल क्लियरली, तो ऑटोमेटिकली आप एक एक्सपर्ट की तरह देखे जाते हैं। और ये हो सकता है कि आपको किसी चीज़ के बारे में बहुत कुछ पता हो, पर जब आप स्टेज पे जाते हैं या किसी के सामने बात करते हैं, तो बहुत कॉन्फिडेंस से नहीं कर पाते। एंड इवन दो यू हैव सो मच नॉलेज इन लाइफ, उसके बावजूद भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते और आपका इंप्रेशन सही नहीं पड़ता। तो दिस इज वेयर effective communication and learning a language comes into the picture, कि आपको किसी लैंग्वेज को इस तरह से सीखना है कि आप उसको फ्लुएंटली बोल भी पाए, अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस भी कर पाए, एंड ऑटोमेटिकली आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। सागर, आपने जो बात की मैं उससे टोटली एग्री करता हूँ कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको लिमिटेड नॉलेज के साथ भी एक मास्टर की तरह पोर्ट्रे कर सकती है। एंड एट द सेम टाइम अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होने से आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाता है। सो नाउ लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आज के इंटरव्यू का हमारा मेन टॉपिक है, विच इज कि अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है।
आई थिंक चर्चिल वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे खुद इंग्लिश की तरफ अट्रैक्ट करता था, वो था कि मेरी जो टीचर्स थे इंग्लिश की, वो बहुत ही इम्प्रेसिव लोग थे। तो जिनके अंडर में मैंने स्टडी किया स्कूल में, दे वर पीपल हु वर वेरी हाईली रिगार्डेड, उनको लोग बहुत पसंद करते थे। दे हैड अ स्टाइल जो दूसरी टीचर्स में या दूसरे लोगों में नहीं था। ड्यूरिंग माई स्कूलिंग ईयर्स जितने भी इंग्लिश टीचर्स मुझे मिले, मेरे को उनका स्टाइल, उनकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। एंड एज आई ग्रोन ओल्डर मैंने देखा है कि ये सिर्फ इंग्लिश पे अप्लाई नहीं होता। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को मिलेंगे जिसको हिंदी बहुत अच्छे से आती है और वो सिर्फ हिंदी में बात करता है और हिंदी के ही शब्द यूज करता है, तो हमको उनके तरफ भी उतना ही अट्रैक्शन लगता है। सो इफ यू आर एबल टू गो डीप इन टू एनी लैंग्वेज, तो आपकी पर्सनैलिटी का वो पार्ट बन जाती है, और वो मुझे हमेशा इम्प्रेस करता था, हमेशा अट्रैक्ट करता था। And this is probably the reason why I like the language and like the people who speak it properly. और इसलिए मुझे लगता है कि इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज आपको थोड़ा डीप घुस के सीखनी चाहिए। सागर, जब भी इंग्लिश की इम्पोर्टेंस की बात होती है तो एक यूट्यूब चैनल है एआईबी, उसके एक वीडियो का ध्यान आता है। एआईबी का एक वीडियो था ऑनेस्ट इंजीनियरिंग कैंपस प्लेसमेंट्स, और ये एक वीडियो सीरीज का पार्ट था जिसके थर्ड पार्ट में वो दिखाते हैं कि कैसे एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जब इंटरव्यू देने जाता है और उसे इंग्लिश के लिए पुश किया जाता है तो उसे कैसा फील होता है। सो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर रहता है, नवीन पॉली शेट्टी, जो एवरेज मिश्रा का रोल प्ले करता है, उसका रैंट रहता है। जब वो एक एचआर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो इंटरव्यूअर रहता है वो उन्हें काफी फोर्स करता है कि तुम्हें इंग्लिश में बोलना है, तुम्हें इंग्लिश में बोलना है, और वो इंग्लिश में बोलने में काफी स्ट्रगल करते हैं। एंड वहीं पे उनका एक रैंट आता है जहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं पढ़ा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में हूँ, बट हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल की इंग्लिश टीचर्स भी हिंदी में बात किया करती थी। और वहां से जब हम कॉलेज में पहुंचे तो हमने नोटिस किया कि जब बड़े बड़े स्कूल के बच्चे आते हैं और वो इंग्लिश में बात करते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं। बट क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी इंग्लिश सीखने की इच्छा हुई होगी, बट इस रिग्रेस कॉलेज करिकुलम के चलते जहाँ पे सिर्फ वाइवाज, एग्जाम्स, थीसिस और पेपर्स होते रहते हैं, हमें कभी मौका नहीं मिल पाया और हमें कभी इसकी इंपॉर्टेंस बताई भी नहीं गई। और जब इंटरव्यूज की बात आई तो सभी को चाहिए था कि इंग्लिश स्पीकिंग बंदा हो जो अच्छे से इंग्लिश बोल सके, और अब हम कुछ नहीं कर सकते। एंड ये उनका एक बहुत ही अच्छा रैंट है जो मुझे लगता है बहुत अप्रोप्रिएटली बताता है कि हमारे सिस्टम का फ्लॉ क्या है, जहाँ पे हम सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस नहीं करते हैं और कभी अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश नहीं करते इन चीजों में। आई रिमेंबर दैट वीडियो वेरी क्लियरली, और मुझे याद है तब भी ये सोचना कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सही एनवायरनमेंट मिले। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो आपके आसपास ऐसा एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे ना सिर्फ लोग इंग्लिश बोलते हो, बट आपको समय मिलता हो उसको प्रैक्टिस करने का, और इंग्लिश बोलना अच्छा माना जाता है, उसको बहुत कॉन्शियसली प्रैक्टिस किया जाता हो। एंड इट इज़ रियली सैड कि हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इवन दो अगर वो इंग्लिश मीडियम है, तब भी इंग्लिश को उतनी इंपॉर्टेंस या तो दी नहीं जाती है, या फिर बच्चे उसको उतना सीरियसली लेते नहीं है। एंड इस सब का कॉस्ट हमें बाद में जाके पता चलता है, क्योंकि बाद में हमें समझ में आता है कि ओ, अगर हम इंग्लिश सीख लेते तो हमें काफी काम आते। एंड आई बिलीव दैट इज ओके। अगर आपको पहले एनवायरनमेंट नहीं मिला है तो दैट इज नो रीजन टू नॉट क्रिएट दैट एनवायरनमेंट लेटर ऑन। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपनी स्किल्स उसमें इंप्रूव करना चाहते हैं, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ इज टू गेट सीरियस अबाउट इट। एंड कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आप सीरियस होंगे, उसके लिए आप समय निकालेंगे, उसके लिए आप एनर्जी बचा के रखेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि आप कब उसको प्रैक्टिस किया करेंगे, एंड सो ऑन। एंड कोई जरूरी नहीं है कि इसका मतलब कि आपको रोज ये चीज करनी है, बट अगर आप ये चीज सच में करना चाहते हैं, तो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करना है वो है, इसको सीरियसली लो, और इसके लिए टाइम, डेट, जगह, ये सब डिसाइड करके रखें, ताकि आपको हमेशा पता होगा कि आपको कब इंग्लिश की एक्चुअल प्रैक्टिस करनी है। सागर, इससे पहले कि हम डीप जाएं और डिटेल्ड सब्जेक्ट्स जैसे कि प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर पे बात करें, मैं कॉन्फिडेंस रिलेटेड इशू पे बात करना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं कि किसी इंसान की इंग्लिश अच्छी नहीं है और वो स्ट्रगल कर रहा है अच्छी इंग्लिश बोलने से, तो उसे ये तो पता है उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है जहाँ पे आप लोगों के सामने बोल पाते हैं, और आपके अंदर एक हिचक रह जाती है और जहाँ पे आप कोशिश नहीं करते हैं, और क्योंकि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं आप बेटर नहीं होने वाले। सो आपको क्या लगता है कि कैसे इस पूरे विशेष साइकिल से ब्रेकआउट किया जाए, जहाँ पे क्योंकि आप अच्छे नहीं हैं इसलिए आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, और आप में कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, और आप कोशिश नहीं कर रहे हैं इसलिए आप अच्छे नहीं हो पा रहे। सो एक पूरी साइकिल है, और आपको कैसे लगता है कि कैसे इसे ब्रेक किया जा सकता है? मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो होता है फ्लुएंसी का, कि आप बिना रुके, बिना अटके कोई चीज बोल पाते हैं एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में, बिना दूसरी लैंग्वेज को यूज किए।
इन दिस केस दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी, कि अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप क्लियरली सिर्फ इंग्लिश में बोल रहे हैं और हिंदी का बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि वी ऑलवेज वांट टू वेट टिल वी गेट फ्लुएंट, और उसके बाद ही हम लोगों से उसमें बात करना चाहते हैं। व्हाट वी वांट इज कि हम एक दिन उठेंगे और हमें इंग्लिश पूरी तरह आ चुकी होगी, एंड उसके बाद हम आसानी से इंग्लिश में बात कर पाएंगे। हम ये नहीं समझ पाते कि इट इज अ प्रोग्रेसिव स्केल, आपको धीरे धीरे इस चीज में अच्छा होना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी वियर्ड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल जब आप में कॉन्फिडेंस नहीं है और लोग आपको जज कर रहे होते हैं, एंड दैट इज फाइन। इसकी जगह आप ये कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग योर होल डे ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, आप डिसाइड कर सकते हो कि इस 1 घंटे में मैं सिर्फ इंग्लिश ही बोला करूंगा। ये आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, आपकी फैमिली के साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। बट अगर आपको 30 मिनट्स या 1 आवर के लिए ही वो करना है, तो आपको थोड़े 1 घंटे के लिए ही अजीब लगेगा जब आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, एंड आपका बाकी का दिन पूरा नॉर्मल होगा। सो फ्रॉम डूइंग नो प्रैक्टिस एट ऑल, यू विल बी डूइंग सम प्रैक्टिस एवरी डे, और इसी से बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में स्लोली आ जाएगा। आफ्टर 2 3 4 मंथ्स यू कैन इंक्रीज दिस टाइम डेफिनेटली, क्योंकि हम एक हिंदी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो पूरे टाइम इंग्लिश बोलना प्रैक्टिकल भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है। सो इट्स नॉट लाइक आपको 24 आवर्स कमिट करने हैं इंग्लिश बोलने के लिए। पर जैसे जैसे आप अपने आप को धीरे धीरे इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस करने लगेंगे, टाइम देने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सागर, मुझे आपकी टिप बहुत अच्छी लगी कि आप लिमिटेड अमाउंट के लिए अपने आप को एक्सपोज़र में रखें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 24 आवर्स इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, बट अगर आप 30 मिनट्स, 1 आवर भी डिसाइड करके सिर्फ़ इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, तो उसके भी रिज़ल्ट्स उतने ही अच्छे होंगे, अगर आप अपने आप को 24 आवर्स तक के लिए फ़ोर्स करते हैं। सो एक लिमिटेड एक्सपोज़र, एक सेफ़ एनवायरनमेंट में अपने आप को एक्सपोज़र देना, एक बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। दैट इज ट्रू चर्चिल। सेफ एनवायरनमेंट यहाँ पे बहुत बड़ा की टर्म या की वर्ड है, क्योंकि हमको सेफ लगना चाहिए जब भी हम कोई चीज कर रहे हैं। और इसको करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जो भी समय आपने अपने लिए डिसाइड किया है कि आप इस समय पे रोज इंग्लिश की प्रैक्टिस किया करेंगे, उस समय यू कैन रीड आउट लाउड। आपको याद होगा कि जब हम स्कूल में थे तो स्टूडेंट्स को टीचर खड़ा करती थी और बोलती थी कि ये पैराग्राफ या ये पेज पढ़ो। ये जो एक्सपीरियंस है ये अभी करने में काफी बचकाना लगेगा, बट इसमें पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप जब रीड करते हैं बोल बोल के, तो आप अपनी आवाज से कंफर्टेबल हो जाते हैं, और कंफर्टेबल होने से आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा लगता है। इसमें आप पे प्रेशर भी नहीं रहता कि सेंटेंस आपको खुद फॉर्म करना है या स्ट्रक्चर खुद बनाना है, सेंटेंस ऑलरेडी है, आपको सिर्फ उसको लाउडली और क्लियरली बोलना है। एंड जब आप ये करेंगे करीब 10 15 मिनट के लिए भी, तो ऑटोमेटिकली यू बिकम यूज टू योर ओन वॉइस। आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो आपको समझ में आएगा, और आपको सबसे बड़ी चीज इसमें मिलेगी, एंड दैट इज स्पीकिंग फ्लुएंटली विदाउट द प्रेशर। अगर आप ये कर पाते हैं तो ये छोटी सी चीज जो हम बचपन में कर सकते थे, बचपन में किया करते थे, वो आपको इंग्लिश में और फ्लुएंट बनाने लगेगी। सागर, किसी भी लैंग्वेज की 4 कोर स्किल्स होती हैं: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। एंड आप नोटिस करेंगे कि जैसे दूसरी लैंग्वेज के साथ होता है, हम रीडिंग और लिसनिंग में तो फिर भी ठीक-ठाक होते हैं। मेजर स्ट्रगल जो हमारा होता है, वो होता है राइटिंग में और स्पीकिंग में। एंड क्योंकि राइटिंग हम सभी की लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं होती है, हम सभी राइटर्स नहीं होते हैं, एंड ज़रूरी नहीं है कि हमारा जॉब इंटेल करता है जहाँ पे हमें बहुत लिखने की ज़रूरत पड़े। सबसे मेजर स्किल का पोर्शन जो रह जाता है इस पूरे इक्वेशन में, मुझे लगता है वो स्पीकिंग होता है, कि आप किस तरीके से और कितना इफेक्टिवली और कितना फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं। दैट इज वेरी ट्रू चर्चिल। ये 4 चीजें आई वुड से आर द पिलर्स ऑफ लर्निंग एंड यूजिंग एनी लैंग्वेज, कि इन 4 तरीकों से ही आप किसी लैंग्वेज को सीख सकते हो और उसको यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में। मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग दैट आई वांटेड टू डू वाज एवरी ईयर जो भी इंग्लिश की बुक्स आती थी मैं उसकी स्टोरीज रीड कर लेता था। आई डिड नॉट केयर कि उसमें क्वेश्चंस क्या हैं, आई डिड नॉट फिल अप द वर्कबुक। मेरे को उनको पढ़ के उनमें बेटर होने से कोई मतलब नहीं था। आई वॉज जस्ट इन इट फॉर द स्टोरीज, और वो स्टोरीज पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता था। तो आपको याद होगा कि स्कूल के सेशन के स्टार्टिंग में आपको जाके बुक्स खरीदनी पड़ती थी। सो आई यूज्ड टू ब्रिंग द होल पैकेट ऑफ बुक्स होम, और जैसे ही वो घर पे आता था मैं उसमें से इंग्लिश की सारी किताबें निकाल के उनको पढ़ दिया करता था। और ये करने से मैंने देखा है कि आई वॉज एबल टू सी कि कोई लैंग्वेज फ्लो कैसे करती है, बिकॉज वेन यू आर रीडिंग सेंटेंसेज इन अ लैंग्वेज तो आप उसके लैंग्वेज का फ्लो, वर्ड्स कैसे एक दूसरे के बाद आते हैं, उस चीज को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं।
और आपको यही चीज अभी भी करनी है। जब आप रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, तो ये चारों चीज एक दूसरे में फीड करती है। आप जितना ज्यादा रीड करते जाते हैं, आप उतना इजीली लिख पाते हैं। आप जितना ज्यादा सुनते हैं, आप उतना ज्यादा इजीली बोल पाते हैं। एंड दिस इज व्हाई आई बिलीव कि आपके एनवायरनमेंट में ये सारी चीज होनी चाहिए। तो जब हम एनवायरनमेंट में बात करते हैं कि यू हैव टू टेक दिस सीरियसली एंड सेट अ टाइम, तो उसी तरह से आपको एनवायरनमेंट में इंग्लिश लैंग्वेज को भी डालना है। तो आपको इंग्लिश मूवीज देखनी है, इंग्लिश सॉन्ग्स सुनने हैं, आपको इंग्लिश आर्टिकल्स पढ़ने हैं, एंड सो ऑन। हो सकता है ये आप ऑलरेडी कर रहे हो, बट अगर आप एक कॉन्शियस एफर्ट लेना शुरू करेंगे, तो इन चारों चीज को आप धीरे धीरे साथ में करते रहेंगे, और ये एक दूसरे में फीड करके आपको बेटर बनाती रहेगी। सागर, जब हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं तो एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेशन आ जाता है कि हम देखेंगे कि लोगों के अनंसिएशंस और प्रोनाउंसिएशंस उतने क्लियर नहीं होते हैं। एंड इस वजह से उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, क्योंकि जब वो बोलेंगे दूसरों के सामने तो लोग उनके प्रोनाउंसिएशन का मजाक उड़ाएंगे, एंड इस वजह से वो बोलने की कोशिश नहीं करते। हाउ कैन समवन टैकल दिस प्रॉब्लम जहाँ पे उन्हें लगता है कि उनका डिक्शन सही नहीं है एंड इस वजह से उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का? जस्ट टू गो बैक टू द स्कूल स्टोरी, जब मैं स्कूल में था और मेरे को मेरी मम्मा डांटती थी पढ़ने के लिए, स्पेशली मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, तो मैं एक चीज क्या करता था, मैं मैथ्स की बुक उठाता था और उसकी बुक इंग्लिश की बुक की तरह पढ़ जाया करता था। उससे होता ये था कि मैं कहने के लिए तो पढ़ रहा होता था, पर मुझे ना सम सॉल्व करना समझ में आता था, और ना ही समझ में आता था कि कोई फॉर्मूला क्या करता है एग्जैक्टली। सो जैसे आप मैथ्स को रीड करके अच्छे से नहीं समझ सकते, वैसे ही प्रोनाउंसिएशन को हम रीड करके नहीं समझ सकते। वी कैन नॉट सिट डाउन, लुक एट द डिक्शनरी एंड वंडर कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, इवन दो मोस्ट डिक्शनरीज विल आल्सो हैव द प्रोनाउंसिएशन गिवन टू यू। तो इसका बहुत सिंपल सा ट्रिक जो आप अब यूज कर सकते हैं इज टू सिंपली गो टू यूट्यूब एंड गूगल कि किसी वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसका एक बहुत ही अच्छा चैनल है जिसका नाम है एमा सेइंग। उस चैनल पे 1,80,000 वीडियोस है, करीब 20-25 सेकंड के, जिसमें अलग अलग वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना बताया गया है। सो सागर, व्हाट डू यू सजेस्ट कि किसी इंसान को जाके उस चैनल के वीडियो सुनने चाहिए, या फिर जो वर्ड्स वो रेगुलर लाइफ में एनकाउंटर करता है उन वर्ड्स को जाके उस चैनल पे देखना चाहिए? क्या बेटर स्ट्रैटेजी हो सकती है यहाँ पे कि हमारी डेली लाइफ के वर्ड्स को हम वहां पे जाके चेकआउट करें कि हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं एंड क्या हम सही प्रोनाउंस कर रहे हैं, या आपको एज अ लर्निंग एक्सपेरिमेंट उसको लेके रैंडम वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सीखना चाहिए? आई थिंक यू कैन डू अ बिट ऑफ बोथ। जब भी आप किसी डिफिकल्ट वर्ड पे पहुंचे, किसी ऐसे वर्ड पे पहुंचे जिससे आप हमेशा स्ट्रगल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू शुड गो टू यूट्यूब एंड फाइंड आउट कि उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका सही प्रोनाउंसिएशन हमें बहुत बाद में याद होता है। हमें पता होता है कि उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, पर धीरे धीरे सीखते सीखते ही हमें वो याद हो पाता है। एंड एट द सेम टाइम इट्स अ फन एक्सरसाइज कि जब आपने अपना टाइम सेट असाइड किया है, तो आप यूट्यूब पे जाइए और उसके 3-4 वीडियो रैंडमली देख लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसमें से कुछ भी याद रहेगा, बट जस्ट एज एन एक्सरसाइज, अगर आप जैसे वोकेबलरी बिल्ड करना चाहते तो आप डिक्शनरी पढ़ते, उसी तरह से प्रोनाउंसिएशन बेटर करने के लिए आप इस टाइप के चैनल या इस टाइप के कोर्सेज देख सकते हैं। एंड सागर, दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रामर और वोकेबलरी में से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड ऑल्सो कि आज के इस टाइम में जहाँ पे आप इनकम्प्लीट सेंटेंसेस लिखते हैं सोशल मीडिया पे, आप शॉर्ट फॉर्म सेंटेंसेस लिख देते हैं, आप छोटे छोटे वर्ड्स में कंप्लीट वर्ड्स को डिनोट करने की कोशिश करते हैं, आप कैसे अपनी इंग्लिश ग्रामर और वोकेबलरी को अच्छा रख सकते हैं? क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि जितना ज़्यादा स्पेल चेक आने लग गया है, अब आपको उन वर्ड्स की, उन बेसिक वर्ड्स की स्पेलिंग भी याद नहीं रहती है जो पहले बहुत नॉर्मल हुआ करती थी। सचिन, आई पर्सनली रियली लाइक राइटिंग कंप्लीट सेंटेंसेस। मुझे बहुत अच्छा लगता है कंप्लीट सेंटेंसेस लिखना। मुझे अच्छे से याद है कि जब टेक्स्ट मैसेजेस हुआ करते थे और एक एक एसएमएस की लेंथ मैटर किया करती थी, क्योंकि अगर आप लेंथ से आगे चले जाएंगे तो वो एक एसएमएस 2 या 3 एसएमएस में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। तब भी मैं छोटे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने की जगह फुल सेंटेंसेस लिखा करता था। एंड आई वाज रियली ऑब्सेस्ड विद द फैक्ट कि जैसे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, ऑल स्मॉल्स में नहीं लिखना है, किसी का नाम है तो कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो इस टाइप के ऑब्सेशन की वजह से ये हुआ कि मेरे को राइटिंग की प्रैक्टिस हमेशा होती रही थी। सो दिस इज अ रियली इजी वे टू प्रैक्टिस योर राइटिंग कि अगर आप मैसेजेस भेज ही रहे हैं, ईमेल भेज ही रहे हैं, तो शॉर्टकट्स मारने की जगह आप उसको फुल सेंटेंसेस में लिखना शुरू कर दीजिए।
डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आपकी स्पेलिंग करेक्ट करेगी, एंड दैट इज कंप्लीटली ऑल राइट। वॉट मैटर्स इज कि आप थोड़ा समय ले रहे हैं एक सेंटेंस को फॉर्म करने में और उस सेंटेंस को लिखने में, क्योंकि वो एक्चुअल मेहनत है। जो स्पेलिंग है वो तो धीरे धीरे आपको याद होती भी जाएगी, एंड ऑल्सो स्पेल चेक अगर आपके पास है तो उसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो टू गो बैक टू योर क्वेश्चन कि ग्रामर ज्यादा जरूरी है या वोकेबलरी, आई वुड पर्सनली से कि ग्रामर सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके सेंटेंसेस क्लियरली फॉर्म्ड हैं और वो सही से फ्लो करते हैं, तो यू कैन कम्युनिकेट मोस्ट ऑफ व्हाट यू नीड। आपको जो भी लाइफ में जनरली कम्युनिकेट करना पड़ता है उस बारे में आप बहुत इजीली बात कर सकते हैं नॉर्मल ग्रामर के साथ। अगर आपको वोकेबलरी बिल्ड करनी है तो दैट्स अ सेपरेट चैलेंज, और दैट इज समथिंग यू कैन पिक अप दैट इफ इट इंटरेस्ट यू। पर अगर आप फोकस कर ही रहे हैं तो स्टार्ट विद ग्रामर ऑलवेज। एंड व्हाट कुड बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट जिससे आप अपनी ग्रामर इम्प्रूव कर सकते हैं? हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है ग्रामर की कि कौन सा सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, बट एक अच्छी इंग्लिश ग्रामर और एक नॉर्मल यूसेज की ग्रामर में काफी डिफरेंस आ जाता है। सो अगर एज अ पर्सन मैं अपनी ग्रामर इंप्रूव करना चाहता हूँ तो मेरे लिए क्या एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा? ग्रामर इज ऑल अबाउट सेंटेंस फ्लो एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो हम अगर क्लियरली बोलना चाहते हैं तो सेंटेंस सही से फॉर्म करना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वगैरह समझना जरूरी होता है। सो बिफोर एनी टिप्स ऑन दैट आई वुड से कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, एंड दैट इज कि आपको मार्केट में जाके रेन एंड मार्टिन की बुक बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने रेन एंड मार्टिन की ग्रामर बुक खरीद ली तो आप इंग्लिश बोलना, लिखना, यूज करना कंप्लीटली बंद कर देंगे। सागर, मुझे लगता है कि ये बड़ी काउंटर इंट्यूटिव एडवाइस है, क्योंकि जब भी हम सुनते थे अपनी इंग्लिश टीचर्स से तो उनका सबसे पहला सजेशन होता था कि आप रेनिन मार्टिन की बुक लेके आए और उसे पढ़ना चालू कर दें। इनफैक्ट मुझे याद है जब मैंने भी एक बार कोशिश की थी अराउंड 2010-2011 अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए कैट की एग्जाम की, तो मुझे सभी ने यही सजेशन दिया था कि आप रेनिन मार्टिन की बुक उठा के लाएं और उससे अपनी ग्रामर इंप्रूव करने की कोशिश करें। सो क्या रीजन है कि आप इस तरह की एडवाइस दे रहे हैं कि हमें रेनिन मार्टिन की बुक नहीं खरीदनी चाहिए? मुझे लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जो भी किताब या सोर्स आप यूज करते हैं वो आपको डराना नहीं चाहिए। अगर वो पढ़ के आप डर जाएंगे तो आप कभी भी वो चीज पिक नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस विद रेन एंड मार्टिन। आप बुक तो बड़े जोश में खरीद के लाते हैं, बट जब आप एक्चुअली इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितनी गलतियां नॉर्मली भी करते हैं और कितनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए इंग्लिश ग्रामर में, विच आर ऑल इम्पॉर्टेंट एंड दे आर रिक्वायर्ड। बट अगर आप उसको इस फॉर्म में स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि करीब 15, 20, 25 पन्नों के बाद आप उसको छोड़ देंगे। अगर आपको अपनी ग्रामर ठीक करनी है तो इसका सबसे आसान तरीका है टू लिसन मोर। अगर आप किसी भी चीज को सुनते हैं तो आपको वो याद ज्यादा इजीली हो पाएगी, एंड दिस इज व्हाई आई रेकमेंड कि आप इंग्लिश मूवीज और इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनिए। जब आप इंग्लिश मूवीज देख रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट डूइंग इट अलोंग विद सबटाइटल्स, बट ऑल्सो चूज टू टर्न सबटाइटल्स ऑफ और सुनने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है। आप जैसे जैसे इंग्लिश मूवीज को सुनना शुरू करेंगे इंस्टेड ऑफ रीडिंग देम फ्रॉम द स्क्रीन, आपको सेंटेंस फ्लो समझ में आता जाएगा, क्योंकि वहां पे जो सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट करेक्ट ग्रामर में और प्रॉपरली फॉर्म्ड होते हैं, और इसलिए आप उसको सुन के अपने आप को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जब आप मूवीज को इस तरह से सुन रहे हैं तो आप एक्टिवली कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे, यू आर नॉट एक्चुअली ट्राइंग टू रिपीट व्हाट दे आर सेइंग। पर आप जितना ज्यादा इसको अपने एनवायरनमेंट में करते रहेंगे आप अपने माइंड में एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश सेंटेंसेस घूमते रहते हैं, एंड ओवर टाइम ऑटोमेटिकली यू विल बिकम बेटर एट डूइंग इट। तो आप जब भी सुन रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि सबटाइटल्स बंद करके सुनिए। ऑन दी अदर हैंड जब आप सॉन्ग सुन रहे हैं तो उसके लिरिक्स देखने की कोशिश कीजिए, देखिए कि वो क्या गा रहा है और क्या बोल रहा है, क्योंकि इस टाइप के एनवायरनमेंट में आपको पता पड़ता है कि सेंटेंस फ्लो कैसे करते हैं, एंड क्योंकि उसमें रिदम और ट्यून ऑलरेडी होती है तो आपके माइंड को वो अलग तरह से याद होती है। सागर, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि हमें काफ़ी बार एडवाइस दी जाती है कि हमें हिंदी में सोचना चाहिए और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल देना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है इंग्लिश बोलना सीखने के लिए? एंड डज दिस स्ट्रैटेजी रियली हेल्प जहाँ पे हम हिंदी में सोच रहे हैं बट इंग्लिश में अपने थॉट्स बोल रहे हैं? Churchill, I believe कि using one language to speak in another language is one of the best things that you can do for yourself. हमें हमेशा ये एडवाइस दी जाती है कि अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आपको डायरेक्टली इंग्लिश में ही सोचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए सारे थॉट इंग्लिश में फॉर्म करने की और फिर उसमें बोलना चाहिए।
एंड अक्सर इंग्लिश टीचर्स ही होते हैं जो ये चीज़ सजेस्ट करते हैं। बट आई हैव सीन कि ये एडवाइस बहुत ही बुरी होती है, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। फर्स्ट इसलिए कि कोई कितना भी बोल ले, हम सोचते तो हिंदी में ही हैं एक बार का, और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जब हम इंग्लिश में सोच नहीं पाते तो हमारा कॉन्फिडेंस और कम होता है, एंड वी डू नॉट स्पीक एट ऑल। किसी भी लैंग्वेज का किसी कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम जो भी चीज़ समझते हैं, वो हम पैटर्न मैचिंग से समझते हैं। हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसको अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में डाल के, हमने जो बचपन से देखा है और बचपन से सुना है, उसमें डाल के ही हम समझते हैं, याद करते हैं। और उस कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी लैंग्वेज होती है। तो अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो कहा जाता है कि कोई कल्चर हो ही नहीं सकता। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक लैंग्वेज है जो आप जानते हैं, जिसको आप बचपन से यूज करते आ रहे हैं, उसमें सोच के दूसरी लैंग्वेज को सोचना बहुत ही आसान तरीका होता है आपकी टारगेट लैंग्वेज को सीखने का। तो अगर आप हिंदी में सोच रहे हैं और हिंदी में सोच के इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो इसको एज अ बैड थिंग देखने की जगह इसको एज अ गुड थिंग देखना चाहिए। आपकी हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि एटलीस्ट एक लैंग्वेज ऐसी है जिसमें आप खुद को क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर आप एक सेंटेंस को एक लैंग्वेज में क्लियरली फॉर्म कर पाते हो, तो उसको दूसरी लैंग्वेज में करना उतना आसान हो जाता है। ओवर टाइम ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा कि आपके थॉट्स इंग्लिश में आने लगेंगे। बट अंटिल दैट टाइम कम्स, यू शुड डेफिनेटली यूज हिंदी, ताकि आप क्लियरली अपनी बातें बोल पाए। सागर, आपने जो पॉइंट अभी बोला, मैं उसे अपनी लाइफ में भी देख पाता हूँ। मैंने रिसेंटली स्पेनिश लर्न करने की कोशिश की है और मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर मैं स्पेनिश में ही सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बहुत डिफिकल्टी होती है। बट अगर मैं वो सेंटेंस इंग्लिश में या हिंदी में पहले से बना के रखता हूँ एंड देन आई ट्राई टू ट्रांसलेट दैट सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड इन स्पेनिश, तो मुझे कुछ हेल्प मिल जाती है। बट अगर वही मैं स्टार्टिंग से करने की कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा सेंटेंस, जो कि बहुत ही बेसिक 3 वर्ड का सेंटेंस भी हो सकता है, स्पेनिश में बोलने की, तो मुझे समझ नहीं आता है और मैं ब्लैंक हो जाता हूँ। सो मुझे लगता है कि आपकी जो एडवाइस है, क्योंकि वो छोटे सेंटेंसेस पे वर्क करती है, वो डेफिनेटली बड़े सेंटेंसेस पे भी उतनी ही अच्छी तरीके से वर्क करती है। फाइनली मैं आपसे एक लास्ट चीज जो जानना चाहता हूँ वो है अबाउट स्मॉल टॉक। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है जब हम स्मॉल टॉक करने की कोशिश करते हैं किसी रैंडम स्ट्रेंजर से, हमारे फ्रेंड्स से, हमारे ऑफिस कलीग से। और तब हमें बड़ी हिचक आती है इंग्लिश में बोलने के लिए। हमें अपने वर्क रिलेटेड टॉक्स तो पता है, क्योंकि हमें उस वर्क रिलेटेड जार्गन्स पता है, उसमें यूज होने वाली बेसिक टर्म्स पता है। तो उसके अराउंड बात करना हमें फिर भी थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। पर जैसे ही वो नॉर्मल स्मॉल टॉक की तरफ जाती है, हमें बहुत कॉन्फिडेंस की कमी होती है और हमें रियलाइज नहीं होता है कि हम कैसे उसे इफेक्टिवली और अच्छे से कर पाएंगे। आई वुड से कि जब भी आप किसी से बात करते हैं, ऑब्जर्व करो कि आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो, किस बारे में बात करते हो। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव स्मॉल टॉक इन इंग्लिश, सी हाउ यू डू स्मॉल टॉक इन हिंदी। आप किन चीज़ों के बारे में बात करते हो, किस तरह के एग्जाम्पल्स देते हो, किस तरह से लोगों को बताते हो कि आप क्या फील करते हो, या फिर लोग आपसे किस तरह से बात करते हैं, एंड दैट सेम थिंग देन ट्राई टू रिप्रोड्यूस इट इन इंग्लिश। तो अगर आप किसी से स्मॉल टॉक करने जा भी रहे हो, यू कैन डिसाइड कि आप ये 4 या ये 5 चीज़ों के बारे में बात करोगे, एंड दीज़ कुड बी पॉलिटिक्स या वेदर, या फिर आज आपके दिन में क्या हुआ या कल आपका क्या प्लान है। एंड सिर्फ वो 4-5 चीज़ों के अलावा आप अपना बाकी कन्वर्सेशन नॉर्मल हिंदी में कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले 5 मिनट किसी से पूरी तरह से इंग्लिश में बात करनी है एंड देन यू हैव टू सडनली स्विच टू हिंदी। आप नॉर्मल बात में 1-2 सेंटेंसेस धीरे-धीरे इंजेक्ट कर सकते हो। इसमें होता ये है कि 1-2 सेंटेंसेस, 4-5 सेंटेंसेस बोलने से आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी होती रहती है, और आपको प्रेशर भी नहीं लेना होता कि सामने वाला आपको जज कर रहा होगा। स्लोली एंड श्योरली लोगों को समझ में आएगा कि दिस इज व्हाट यू नॉर्मली डू। आप हिंदी भी बोलते हो, इंग्लिश भी बोलते हो। एंड देन व्हेन यू एक्चुअली गेट इनटू एन एनवायरनमेंट जहाँ पे इंग्लिश बोलना ज़रूरी होगा, आप देखोगे कि ऑटोमैटिकली आपका इंग्लिश का फ्लो बना रहता है। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डज़ नॉट मैटर कि आपको कितने वर्ड्स आते हैं, डज़ नॉट मैटर कि आप कितने लंबे देर तक इंग्लिश में बात करने की प्रैक्टिस करके बैठे हैं। अगर आपके सिंपल सेंटेंसेस का फ्लो सही है, तो ऑटोमैटिकली आपका इंप्रेशन सही पड़ता है। सागर, आपने अभी काफी बार मेंशन किया कि वोकैबुलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ग्रामर, और फ्लो में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। बट आप नोटिस करेंगे कि कोई इंसान अगर बेटर वर्ड्स यूज कर पाता है और ज्यादा फ्लावरी वर्ड्स यूज कर पाता है, तो उसका डेफिनेटली इंप्रेशन काफी अच्छा होता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है एंड हाउ डू यू सजेस्ट कि कोई अपनी लाइफ में अपनी वोकैबुलरी में ज्यादा अच्छे वर्ड्स का यूज कर पाए? इसमें आई थिंक सचिन 2 चीज़ें हैं। पहला तो है वोकैब्युलरी।
वोकैबुलरी के साथ मेरी दिक्कत हमेशा ये रही है कि जो भी वोकैबुलरी टीच करता है वो फ्लैश कार्ड और इन सारी टेक्निक से टीच की जाती है, एंड दैट इज कम्प्लीटली ओके अगर आप कॉन्स्टेंटली उस एनवायरनमेंट में, जैसे अगर आप कैट के एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे वर्ड सीखना जरूरी है, एंड वहां पे फ्लैश कार्ड जैसी टेक्निक आपको बहुत काम आएगी। पर जनरल लाइफ में बहुत सारे वर्ड सीखने का एक ही तरीका है कि आप बहुत सारा चीजें रीड करें। दीज कैन बी आर्टिकल्स इन मैगजीन्स, दीज कैन बी न्यूज़पेपर्स, दीज कैन बी ऑनलाइन आर्टिकल्स, या फिर कोई बुक्स जो आप इजीली रीड करते रहें और उसमें से वर्ड्स पिक करते रहें। ये इसलिए क्योंकि हम वर्ड्स को सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में ही समझ पाते हैं। अगर मैं आपको रैंडमली कोई वर्ड दूंगा और उसको याद करने को कहूंगा तो आप उसको मेमोरी टेक्निक लगा के याद तो कर पाएंगे, बट द चांसेस कि आज से 4-5 महीने बाद आप उसको कहीं पे यूज करेंगे बहुत कम रहते हैं। उसकी जगह अगर आप किसी एक वर्ड को बार बार कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं, यानी कि आसपास उसके सेंटेंसेस हैं, कुछ स्टोरीज हैं, सो ऑन, तो ओवर टाइम आपको ऑटोमेटिकली वो वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो द फोकस इज नॉट टू थिंक शॉर्ट टर्म, आपको आज कोई शब्द याद नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म कि ओवर टाइम आपके पास वर्ड्स का जो खजाना है वो बढ़ जाता है। सेकेंडली, सबसे ज्यादा जहां पे आप अपनी लैंग्वेज को प्रैक्टिस कर सकते हैं इज इन राइटिंग। अगर आप लिखते हैं तो आपको लैंग्वेज की प्रैक्टिस ज्यादा होगी, एंड वहीं पे यूजली लोग फ्लावरी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं, नॉर्मल वर्ड्स को या बोरिंग वर्ड्स को यूज करने की जगह अच्छे वर्ड्स यूज करना चाहते हैं, एंड दे डोंट हैव टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाहते हैं कि आई एम सर्चिंग फॉर दिस, तो सर्च बहुत ही सिंपल वर्ड है, उसकी जगह आप बोल सकते हैं आई हैव बीन लुकिंग फॉर। मैं अभी भी सेम ही चीज कह रहा हूं, और लुकिंग कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, पर उस चीज को सेंटेंस में यूज करने से आपकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और इस चीज को करने के लिए वन थिंग यू कैन डू इज टू यूज एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स। अगर आप मार्केटिंग को स्टडी करेंगे, एडवर्टाइजिंग को स्टडी करेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे एक ही बात को, एक ही सिंपल सी बात को वो घुमा के या बहुत फ्लावरी लैंग्वेज में बोलते हैं, एंड वहां पे आप अपने आप को सिखा सकते हैं कि कैसे आप खुद अपनी सेंटेंस में उसको यूज करें। सागर, आपकी जो ये लास्ट टिप थी अबाउट यूजिंग द मार्केटिंग मटेरियल अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा फ्लारी और बेटर करने के लिए, ये मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कभी मार्केटिंग मैसेजेस को इस फॉर्म में नहीं देखा था कि वो भी यूज़ कर सकते हैं सिंपल सेंटेंसेस को बहुत बड़े मीनिंग कम्युनिकेट करने के लिए। एंड डेफिनेटली अब मैं ज़्यादा अटेंटिव रहूंगा, कोई नया मार्केटिंग मैसेज मेरी तरफ आएगा कि उसे डिटेल में पढूं और उस लैंग्वेज को अपनी लाइफ में यूज़ करूं। इसके अलावा आपके पास कोई और टिप्स एंड टेक्निक्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को बेटर करने के लिए? यस चर्चिल, मेरे पास एक फाइनल टिप है इसमें जो हर पर्सन को करनी चाहिए जो भी अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करना चाहता है, एंड दैट इज टू फाइंड एंड मेक यूज ऑफ राइटिंग अपॉर्चुनिटीज। आपको लिखने का जितना मौका मिले आपको उसको यूज करना चाहिए, इंग्लिश में लिखने में और उसको बेटर करने में। तो ये हो सकता है स्काइप मैसेजेस हो, ये व्हाट्सएप मैसेजेस हो सकते हैं, ये हो सकता है टेक्स्ट मैसेजेस हो या ईमेल्स हो। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पूरी तरह से इंग्लिश में समय लेके उसको लिखें, क्योंकि लिखने के टाइम पे आपको जितना समय मिलता है अपने आप को कंपोज करने का, आराम से सोचने का, वो आपको बोलने के टाइम पे नहीं मिलता। तो अगर आप लिख रहे हैं, आप ऑटोमेटिकली स्लो डाउन करते हैं, लैंग्वेज के बारे में प्रॉपर्ली सोचते हैं एंड देन लिखते हैं। इसके अलावा आप राइटिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने कोई मूवी देखी है, ट्राई राइटिंग अ शॉर्ट रिव्यू फॉर इट। अगर आपने कोई बुक पढ़ी है तो आप उसका रिव्यू लिख सकते हैं। आप कोई जगह या रेस्टोरेंट पे गए, आप उसका रिव्यू लिख सकते हैं। या फिर अगर आपने व्हाट्सएप मैसेज किसी का देखा है जिसकी लैंग्वेज आपको सही नहीं लग रही, ट्राई राइटिंग दैट डाउन इन योर ओन वर्ड्स एंड सी कि अगर आप उसको लिखते तो आप किस तरह से लिखते। तो इस तरह से आप अपने लिए राइटिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई यूज इज जर्नलिंग। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हफ्ते में कुछ दिन जर्नल करूँ, थोड़ा लिखूँ अपने थॉट्स के बारे में एंड सो ऑन। और इसका मुझे डबल बेनिफिट मिलता है क्योंकि मेरे को जर्नलिंग से अपने माइंड को शांत करने का मौका भी मिलता है, अपनी थॉट्स को लिखने का मौका भी मिलता है, और साथ ही साथ लैंग्वेज प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलता है। सागर, काफी इंटरेस्टिंग अच्छी टिप्स आपने दी है जिससे हम अपनी राइटिंग और ओवरऑल अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। एक फाइनल चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि किसी भी लैंग्वेज में मास्टरी या कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना एक लाइफ लॉन्ग परस्यूट होता है। आप कभी भी उसमें 100% अच्छे नहीं हो सकते, एंड इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग परस्यूट जहाँ पे आप एवरी डे बेटर होते जाते हैं। एंड मेरा यहाँ पे कहना है कि इट इज़ अ वर्थ वाइल परस्यूट। अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़्यादा इफेक्टिव बनाना एक ऐसी स्किल है जो आपको इतने इनॉर्मस बेनिफिट्स देती है कि आपको इस पर वर्क डेफिनेटली करना चाहिए। और ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग परस्यूट है।
इसमें आने वाला चेंज टाइम लेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज अपनी लैंग्वेज पे वर्क करना चालू किया या आपने आज से रीडिंग चालू की है और आपकी लैंग्वेज 1 हफ्ते बाद अच्छी हो जाएगी। इट वुड टेक टाइम एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए कि आप आज जो वर्क कर रहे हैं, उसके रिवॉर्ड या उसके बेनिफिट्स आपको साल भर बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद मिलेंगे। एंड वो रिवॉर्ड्स इतने फ्रूटफुल होंगे कि उन पे आज वर्क करना डेफिनेटली वर्थ है। एंड डेवलप अ लव एंड पैशन फॉर वॉट एवर यूर लर्निंग। आप जो भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा पैशन, थोड़ा प्यार होना जरूरी है उस चीज से, क्योंकि तभी आप उसको ठीक से सीख पाएंगे। हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा होता है, कोशिश करता है कि वो इंग्लिश में बोले, तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम आउट। बट ये बहुत ही गलत एटीट्यूड है। आपको ये एटीट्यूड बदलना होगा अपने अंदर, ताकि यू आर एबल टू लर्न समथिंग। अगर आप किसी चीज से ऑलरेडी नफरत करते हैं या किसी चीज का मजाक बनाते हैं, तो बहुत चांसेस है कि आप खुद जब उस चीज को सीखने की ट्राई करेंगे तो आप ढंग से ना तो एफर्ट डाल पाएंगे और ना ही वो चीज आपको अच्छी लगेगी या पसंद आएगी। सो डेवलप अ लव एंड पैशन फॉर द लैंग्वेज। और यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जो मुझे बहुत ही गलत एटीट्यूड लगता है किसी भी लैंग्वेज की तरफ रखने के लिए, और वो है टू ट्रीट इट एज अ समथिंग फॉरेन। हम कई बार सुनते हैं, स्पेशली पॉलिटिकल चीजों में, कि इंग्लिश बाहर से आई है, ये हमारा कल्चर नहीं है और इसकी वजह से हमारी खुद की लैंग्वेज मर रही है। बट आई वुड से कि लाइक एनी अदर लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन कल्चर, और उसको सीखने के लिए उसकी तरफ एक रिस्पेक्ट, एक प्यार होना बहुत जरूरी है। अगर आप हिंदी सीखना चाह रहे होते तो आप हिंदी की इंसल्ट करके हिंदी नहीं सीखते, उसको पूरी तरह प्यार और रिस्पेक्ट दिखा के सीखते। सो सेम एटीट्यूड हमें इंग्लिश की तरफ भी लाना होगा। हम पता नहीं कर पाते कि कब हम न्यूज़ वगैरह पढ़ के अपने आप को किसी चीज़ के लिए नेगेटिव बना रहे हैं। तो ये चीज़ कॉन्शियसली आपको चूज करनी पड़ेगी कि इंग्लिश सीखना अच्छी बात है, इट इज समथिंग यू वांट टू डू जस्ट फॉर योरसेल्फ, और फिर उसको पिक करें। आई होप हमारी टिप्स और टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी अपनी इंग्लिश को चारों कोर स्किल्स में इंप्रूव करने में, और आप अपनी लाइफ में एक बेटर कम्युनिकेटर बन पाएंगे। वी वुड लव टू हियर कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आप हमसे अपना फीडबैक, कमेंट या सजेशंस शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन 8889460888, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं ऑन contact@thegoodtalk.in। ये पॉडकास्ट किसी से भी शेयर करने के लिए सिंपली गिव देम द लिंक thegoodtalk.in, और वो अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म या ब्राउजर में इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। और जब आप उनसे ये पॉडकास्ट शेयर करें तो मेक श्योर कि आप उन्हें अपना फेवरेट एपिसोड जरूर बताएं, ताकि उन्हें अपनी पॉडकास्टिंग जर्नी स्टार्ट करने में हेल्प मिले। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम हैं आपके होस्ट, मैं हूं चर्चिल, और मैं हूं सागर। सेइंग बाय बाय। बाय बाय।